नमस्ते। आज हम कहानी के एक अथाह सागर में उतर रहे हैं। कथा सरित सागर। हाँ, कथा सरित सागर, यानी कथाओं की सरिताओं का सागर। ये महाकवि श्री सोमदेव भट्ट की रचना है। 11वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा संस्कृत कथा संग्रह है। जी, बहुत विशाल है ये। इसमें से हम एक खास कहानी पर थोड़ा गौर करेंगे आज। ये है कथामुख लंबक के 5वें तरंग से ली गई देवस्मिता की पति रक्षा कथा। देवस्मिता की कथा, हाँ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें बुद्धिमानी है, हिम्मत है और वफादारी भी, मतलब एक दिलचस्प मिश्रण है। बिल्कुल, कई पहलू हैं इसके। हम देखेंगे कि कैसे देवस्मिता नाम की एक स्त्री ना सिर्फ अपनी चतुराई से अपने पति को मुश्किल से निकालती है, बल्कि समाज के सामने न्याय भी हासिल करती है। जी, और ये उस जमाने की बात है। हाँ, कहानी पुरानी है, लेकिन इसकी गूंज शायद आज भी हमें सुनाई दे सकती है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। जरूर, देखते हैं इसमें क्या है। कहानी की शुरुआत होती है ताम्रलिप्ति शहर में। अच्छा। वहां देवस्मिता अपनी सास से बात कर रही है। उसे पता चला है कि उसका पति गुप्तसेन वो व्यापार के लिए कटहाद्वीप गया था और अब वही किसी वजह से रुक गया है। शायद कोई परेशानी में है, ऐसा अंदेशा है। हाँ, मतलब वापस नहीं लौटा है। सही। और यहीं पर देवस्मिता एक पुरानी कहानी याद करती है, शक्तिमती नाम की एक स्त्री की। अच्छा, एक और कहानी का जिक्र आता है यहाँ। हाँ, जिसने पहले कभी अपनी बुद्धि से पति की रक्षा की थी। यहीं रुकिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे ख्याल से। बताइए। कहानी की नायिका देवस्मिता वो सिर्फ निराश या चिंतित नहीं है। नहीं, वो तुरंत एक प्रेरणादायक उदाहरण याद कर रही हैं, शक्तिमती का। हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ भावनाओं में बहने वाली नहीं है, वो समाधान खोजने वाली। हाँ, सही। शक्तिमती का उदाहरण उसे एक तरह से रास्ता दिखाता है कि भाई बुद्धि और उपाय से मुश्किलों का हल निकाला जा सकता है। बिल्कुल। ये उसके इरादे की मजबूती दिखाता है और शायद एक सोची समझी योजना की तरफ उसका पहला कदम भी। बिल्कुल, वो ठान लेती है कि वो भी शक्तिमती की तरह ही कुछ करेगी। अब देखिए, वो अकेली नहीं जाती। अच्छा। ये भी उसकी समझदारी है। वो अपनी कुछ भरोसेमंद सहेलियों का साथ लेती है। और कमाल की बात यह है कि वे सब पुरुषों का भेष धारण करती हैं, सौदागरों का। हाँ, ये भेष बदलना, ये महज छिपने का तरीका नहीं था। नहीं। सोचिए उस जमाने के बारे में, एक अकेली स्त्री या स्त्रियों का समूह इतनी लंबी समुद्री यात्रा पर निकले, वो भी एक ऐसे काम के लिए जो आमतौर पर पुरुषों का माना जाता था। सही बात है, व्यापार के लिए। जी, तो पुरुष भेष धारण करना ये सामाजिक नियमों और सीमाओं को लांघने जैसा था। बिल्कुल। ये उनकी असाधारण हिम्मत दिखाता है, उनकी जरूरत और उनकी जबरदस्त प्लानिंग को भी। सही कहा। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, ये तो एक तरह से अपनी पहचान और अपनी ताकत को समाज के सामने अलग ढंग से पेश करना था। और इसी हिम्मत के साथ वो जहाज पर सवार होती हैं। हाँ, व्यापार का बहाना बनाकर। हाँ। और आखिरकार कटहाद्वीप पहुंच जाती है। पहुंच गई। वहां पहुंचकर वो क्या देखती है? जौहरियों के बाजार में व्यापारियों की भीड़ के बीच उसे अपना पति गुप्तसेन दिखाई देता है। मिल गया पति। हाँ, लेकिन स्रोत कहता है धैर्य की मूर्ति के समान खड़ा था। धैर्य की मूर्ति, ये वर्णन भी दिलचस्प है ना? शायद गुप्तसेन वाकई किसी मुश्किल में था, या शायद देवस्मिता की नजरों में वो हमेशा ही ऐसा था, धीर गंभीर। हो सकता है। लेकिन कहानी का रुख देखिए, गुप्तसेन भी देवस्मिता को देखता है, जो पुरुष भेष में है। हाँ। पहचानता तो नहीं है, पर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो सोच में पड़ जाता है, ये कौन है जो बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह दिखता है। हाँ। ये अनजानेपन और पहचान के बीच का जो तनाव है, वो कहानी को आगे बढ़ाता है। हाँ, और यहीं से देवस्मिता का असली दांव शुरू होता है। वो बाजार में पति से मिलती नहीं है। नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। वो सीधे कटहाद्वीप के राजा के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, सीधे राजा के पास? हाँ, और वहां जाकर क्या कहती है? वो राजा से प्रार्थना करती है कि महाराज, आप कृपा करके अपने नगर के सभी नागरिकों को यहाँ इकट्ठा करें। ये सचमुच एक असाधारण कदम है। जरा सोचिए, एक अजनबी है, पुरुष भेष में है, परदेश में है। बिल्कुल। और सीधे राजा के दरबार में जाकर ऐसी मांग कर रही है, वो सत्ता के सबसे ऊंचे केंद्र से सीधे संपर्क कर रही है। सही। इसमें कितना आत्मविश्वास और कितनी हिम्मत चाहिए। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि देवस्मिता को पता है कि उसका मामला पेचीदा है और उसे सुलझाने के लिए उसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की मदद चाहिए होगी। हाँ, उसे लगा होगा छोटे मोटे अधिकारियों से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। राजा भी हैरान हुआ होगा, लेकिन शायद उसकी हिम्मत या उसके अंदाज से प्रभावित होकर या बस जानने की इच्छा से। हाँ, कौतूहलवश वो मान जाता है।
वो नगर के सारे लोगों को इकट्ठा करवाता है। अच्छा। जब सब आ जाते हैं तो राजा देवस्मिता से कहता है, जो अब भी व्यापारी बनी हुई है, जी ठीक है सब आ गए हैं, अब बताओ तुम्हें क्या कहना है। अब क्या कहेगी वो? और तब देवस्मिता अपना तुरुप का पत्ता खोलती है। वो कहती है, महाराज मेरे 4 दास यहाँ भागकर आ गए हैं। क्या? दास? हाँ, कृपा करके उन्हें मुझे सौंप दीजिए। वाह, क्या मोड़ है कहानी में। दास? कौन से दास ये तो? हाँ, पूरी तरह से एक बनावटी दावा है, लेकिन एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। वो सीधे सीधे अपने पति के बारे में या अपनी असलियत के बारे में कुछ नहीं कह रही। नहीं, वो एक ऐसा मुद्दा उठा रही है जिस पर राजा को न्याय करना ही पड़ेगा। संपत्ति का अधिकार, दासों पर मालिक का अधिकार। हाँ, ये चालाकी है। उसने अपनी निजी समस्या को एक कानूनी मुद्दे का रूप दे दिया। सही। राजा कहता है, ठीक है, सारे नागरिक यही हैं, इनमें से पहचान लो अपनी 4 दासों को और पकड़ लो। अब है असली परीक्षा। हाँ, अब देवस्मिता की नजरें घूमती हैं और वो उन 4 लोगों को पहचान लेती हैं। कौन थे वो? ये वही 4 वैश्य पुत्र थे जिन्होंने ताम्रलिप्ति में उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी। अरे, वही लोग? हाँ, और जिन्हें उसने सजा दी थी। अच्छा, तो वो भी वही थे? जी, और सजा के निशान छुपाने के लिए उन्होंने अपने माथे पर दुपट्टा या पगड़ी जैसा कुछ बांध रखा था। देवस्मिता आगे बढ़ती है और उन 4 को पकड़ लेती है। पकड़ लिया। जैसे ही वो उन्हें पकड़ती है, माहौल गर्मा जाता है। वहां मौजूद बाकी व्यापारी, खासकर जो स्थानीय वैश्य थे, हाँ, उनके जानकार होंगे। हाँ, वो गुस्से में आ जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, अरे ये तो जाने माने जहाजी व्यापारियों के बेटे हैं, ये तुम्हारे दास कैसे हो सकते हैं? तुम झूठ बोल रही हो। जाहिर है स्थिति एकदम तनावपूर्ण हो गई होगी। बहुत। एक तरफ देवस्मिता का दावा, दूसरी तरफ स्थानीय व्यापारियों का मान सम्मान। बिल्कुल। यहाँ पर अब देवस्मिता का दावा सिर्फ उन 4 लोगों पर नहीं है। नहीं, ये तो पूरे स्थानीय व्यापारी समुदाय के सम्मान पर चोट जैसा है। सही। ये 4 युवक शायद समाज के सम्मानित परिवारों से थे। उन पर दास होने का आरोप लगाना ये बहुत बड़ी बात थी। अब सबकी निगाहें देवस्मिता पर हैं। उसका अगला कदम तय करेगा कि उसे न्याय मिलेगा या वो खुद झूठे आरोप में फंस जाएगी। बिल्कुल। ये पल उसकी पूरी योजना की सफलता या असफलता का निर्णायक बिंदु है। जी। लेकिन देवस्मिता घबराती नहीं है, वो बिल्कुल शांत रहती है। कमाल है। वो उन क्रोधित व्यापारियों की तरफ मुड़कर कहती है, अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है, हाँ, तो जरा इनके माथे तो देखिए। मैंने इन्हें कुत्ते के पैर के निशान से दागा हुआ है। क्या? कुत्ते के पैर का निशान? हाँ, ये उस जमाने में एक बहुत अपमानजनक दंड माना जाता था। बहुत। ये सिर्फ पहचान का निशान नहीं, बल्कि चरित्र पर लगा दाग था। बिल्कुल। देवस्मिता ने न सिर्फ उनकी पहचान बताई, बल्कि अपने दावे का ऐसा सबूत पेश किया जो अकाट्य था। हाँ, और साथ ही उनके पिछले बुरे बर्ताव की ओर भी इशारा कर रहा था। जी, ये सबूत सिर्फ राजा के लिए नहीं, बल्कि वहां मौजूद पूरी सभा के लिए था। सब लोग हैरान। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया होगा वहां। यकीनन। फिर जैसा देवस्मिता ने कहा था, उन 4 के माथों से दुपट्टे हटाए गए और सबके सामने क्या दिखा? वही कुत्ते के पैर के निशान। सच में? हाँ, ये देखकर वो 4 वैश्यपुत्र शर्म से पानी पानी हो गए। होना ही था। उन्हें पकड़ने वाले व्यापारी भी चुप हो गए और राजा तो भौचक्का रह गया। हैरान रह गया होगा। हाँ, उसे समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। ये कहानी का चरम बिंदु है, मतलब क्लाइमैक्स। हाँ, देवस्मिता ने अपनी सच्चाई साबित कर दी। और कैसे? एक ऐसे सबूत से जो उनके शरीर पर अंकित था, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। बिल्कुल। ये सिर्फ पहचान नहीं थी, ये उनके अतीत के कर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन था। सही कहा। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये न्याय का एक अनोखा तरीका था। देवस्मिता ने सिर्फ अपने वर्तमान दावे को साबित नहीं किया, बल्कि उन युवकों के पिछले अपराध को भी सबके सामने उजागर कर दिया। हाँ, जिसके लिए उसने उन्हें पहले ही दंडित किया था। जी, ये उसकी दूरदर्शिता थी कि उसने उस दंड को भविष्य के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया। अब राजा को पूरी कहानी जानने की उत्सुकता हुई। उसने देवस्मिता से पूछा, ये सब क्या है, सच सच बताओ। तब देवस्मिता ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, सारी बात बताई। हाँ, कैसे वो गुप्तसेन की पत्नी हैं, कैसे ये युवक उसे परेशान करने आए थे, कैसे उसने उन्हें दंडित किया और कैसे वो अपने पति को खोजने यहाँ तक आई है। अच्छा। पूरी कहानी सुनकर श्रुत कहता है, जनता हंसने लगी। क्यों? शायद उन युवकों की बेवकूफी पर और देवस्मिता की असाधारण चतुराई और हिम्मत पर। हाँ, ये हंसी भी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ मजाक उड़ाना नहीं है। नहीं, ये एक तरह की सामाजिक स्वीकृति है। जनता ने देवस्मिता की कहानी पर विश्वास किया और उसकी बुद्धि की प्रशंसा की। हाँ, ये दिखाता है कि सच सामने आने पर समाज ने भी देवस्मिता का पक्ष लिया। जी। इसके बाद राजा ने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा,
न्याय तो यही कहता है कि ये चारों तुम्हारे दास हैं। मान लिया राजा ने। हाँ, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब उन युवकों के परिवारों और स्थानीय वैश्य समुदाय की इज्जत का सवाल था। बिल्कुल। तो वहां के वैश्यों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया। अच्छा। और देवस्मिता को देकर उन चारों को दासता से मुक्त करवाया। ये भी न्याय का एक दिलचस्प पहलू है। कैसे? राजा ने कानूनी तौर पर देवस्मिता का हक माना, लेकिन समाज ने एक व्यावहारिक हल निकाला। हाँ, मुआवजा देकर उन्होंने अपने बेटों को आजाद भी करा लिया और एक तरह से अपनी गलती भी स्वीकार कर ली। सही है। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय का मिश्रण था। और राजा ने भी देवस्मिता की बुद्धिमत्ता और पतिव्रता से प्रभावित होकर उसे बहुत सा धन दिया। इनाम भी मिला। हाँ, साथ ही उन चारों वेश्यपुत्रों को उनके पिछले दुर्व्यवहार के लिए दंडित भी किया। सजा भी मिली। इस तरह देवस्मिता को न्याय भी मिला, सम्मान भी मिला और आर्थिक लाभ भी हुआ। बिल्कुल। यहाँ न्याय कई स्तरों पर हुआ। देवस्मिता का दावा सही साबित हुआ, उसे मुआवजा मिला, राजा ने उसकी प्रशंसा की, उसे इनाम दिया और गलती करने वालों को सजा भी मिली। हाँ, ये सब देवस्मिता की अपनी हिम्मत, बुद्धि और सच पर टिके रहने का नतीजा था। सही। उसने व्यवस्था को चुनौती नहीं दी, बल्कि व्यवस्था के भीतर ही अपने लिए रास्ता बनाया। तो इस तरह सारी जनता से वाहवाही लूटकर देवस्मिता अपने पति गुप्तसेन और राजा तथा व्यापारियों से मिले धन के साथ वापस अपनी नगरी ताम्रलिप्ति लौट आई, वापस घर आ गई। और कहानी के अंत में कहा गया है कि इसके बाद उसे कभी अपने पति से अलग नहीं होना पड़ा। सुखद अंत। हाँ, बिल्कुल। कथा का समापन एक उपदेश के साथ होता है कि अच्छे कुल की स्त्रियां ऐसे ही धैर्यवान और उदार चरित्र वाली होती हैं, जो पूरी तरह से पति के प्रति समर्पित होती हैं, क्योंकि पति ही सती स्त्रियों के लिए परम देवता है। हाँ, ये निष्कर्ष उस समय के सामाजिक मूल्यों और आदर्शों को दिखाता है जी, जहाँ पतिव्रता धर्म को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया था। ये उस युग की सच्चाई है। लेकिन अगर हम देवस्मिता के चरित्र को देखें तो वो सिर्फ पतिव्रता होने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बुद्धिमान है, वो साहसी है, वो न्यायप्रिय है, वो योजना बनाने में माहिर है और उसे लागू करने की हिम्मत रखती है। सही कहा। उसका चरित्र बहुआयामी है। कहानी भले ही उसे पतिव्रता के चौखटे में रखती हो, लेकिन उसके कार्य उसे कहीं ज्यादा बड़ा बनाते हैं। बिल्कुल। और एक छोटी सी बात और, स्रोत में ये भी लिखा है कि ये कहानी वसंतक नाम के किसी पात्र ने रानी वासवदत्ता को सुनाई थी। अच्छा, किसी और को सुनाई गई थी? हाँ, और इसे सुनकर रानी वासवदत्ता का भी अपने पति राजा वत्सेश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति और बढ़ गई। तो कहानी का असर सिर्फ कहानी के पात्रों पर नहीं, सुनने वालों पर भी होता था। बिल्कुल, यही उद्देश्य भी होता था शायद। हाँ, संभव है। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? अगर निचोड़ निकालना हो तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि मुश्किल हालात में सिर्फ भावनाएं या ताकत ही काम नहीं आती। नहीं, देवस्मिता ने अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई और अपने साहस का इस्तेमाल किया। उसने लीक से हटकर सोचा। हाँ, एकदम अलग। उसने सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं को चुनौती दी, लेकिन चालाकी से व्यवस्था के भीतर रहते हुए। उसने अपनी पहचान छिपाई, एक झूठा दावा किया, लेकिन अंत में सच और न्याय की जीत हुई। सही। ये कहानी दिखाती है कि कैसे रचनात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से बड़ी बाधा पार की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ पति को बचाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये अन्याय के खिलाफ खड़े होने, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने और सम्मान हासिल करने की कहानी है। जी। देवस्मिता ने साबित किया कि साधन सीमित हों तब भी असाधारण नतीजे पाए जा सकते हैं। बिल्कुल। ये दिलचस्प कहानी हमने ली थी महाकवि श्री सोमदेव भट्ट के कथा सरित सागर से। हाँ। खास तौर पे कथामुख लंबक के 5वें तरंग से। ये प्राचीन भारतीय कथा साहित्य का एक ऐसा खजाना है जिसमें ऐसी न जाने कितनी कहानियां भरी पड़ी हैं। जी, अनमोल है ये। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक सवाल मन में उठता है। क्या? आज के जमाने में जब हमारे पास जानकारी है, तकनीक है, संसाधन शायद देवस्मिता के समय से कहीं ज्यादा हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। क्या हम समस्याओं को सुलझाने के लिए उतनी ही रचनात्मक और साहसिक सोच का इस्तेमाल करते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम आज भी जटिल चुनौतियों का सामना करते समय देवस्मिता जैसी चतुराई, हिम्मत और लीक से हटकर समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, या पर स्थापित तरीकों में ही उलझे रह जाते हैं? हाँ, वही। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या आज हमें देवस्मिता जैसी सोच की ज्यादा जरूरत है? शायद हाँ। खासकर जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। बिल्कुल। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।